हेलो साथियों, कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? उम्मीद करता हूं कि घर बैठे आप अच्छी तैयारियों में जुटे हुए हैं। मैं संदीप शर्मा एक और शानदार सेशन में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक और महत्वपूर्ण सेशन है वो आज आपके साथ होने वाला है। निश्चित रूप से आज का जो सेशन है वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, ऐसी मैं आशा और विश्वास करता हूँ। कुछ और महत्वपूर्ण सेशन है, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस पर आज के सेशन में अपन बातें करने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो आज का जो सेशन होने वाला है कंपनी लेखे, है ना। आपके एक जो पाठ्यक्रम दे रखा है उसमें निश्चित रूप से एक पॉइंट दे रखा है कंपनी अकाउंट, और वो कंपनी अकाउंट है वो इसी से रिलेटेड है ना। तो एक कंपनी है वो अंशों का निर्गमन किस प्रकार से करती है ना, समूल्य पे, प्रीमियम पे, बट्टे पे करती है या नहीं करती है, वो चीज़ भी अपने को ध्यान में रखनी है। साथ में जो समूल्य पे होता है यानी जो प्रतिभूति प्रीमियम की अमाउंट है उसका कहाँ कहाँ उपयोग है वो एक कंपनी कर सकती है, बकाया क्या होता है, अग्रिम क्या होता है, उन तमाम टॉपिक पर अपन ने पिछले कुछ सेशन हुए उनमें चर्चा की है। आज के इस सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे वही निवेदन रहेगा कि फटाफट अपने इस परिवार के सदस्य बन जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट है वो आपके लिए शेयर की जाती है तो उसका नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ये काम आपको करना है। ये करते ही आप इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो परिवार है उसके आप सदस्य बन जाएंगे और लगातार लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहुंचती रहेगी। ठीक है साथियों, एक छोटा सा और शानदार सेशन है वो अपन स्टार्ट करेंगे इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि आप इस परिवार के सदस्य बन जाएंगे। ठीक है साथियों, तो देखो आज के सेशन में कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर अपन चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो अपने आप को जांचना है कि भाई अपन ने कहाँ तक कुछ पढ़ा है उसका अपन जवाब दे सकते हैं या नहीं। तो कुछ एमसीक्यूज है वो आज के सेशन में करने वाले हैं। निश्चित रूप से आज अपने आप को सेल्फ चेक करने का मौका है। मैं जो ही क्वेश्चन पढ़ता हूं उसके तुरंत बाद आपको अपने कमेंट बॉक्स में फटाफट इसका जवाब है वो देना है मेरे रिप्लाई होने से पहले, है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन होता है समता अंशधारी है क्या होते हैं। समता अंशधारी है वो क्या होते हैं? कंपनी के लेनदार होते हैं, कंपनी के स्वामी होते हैं, कंपनी के ग्राहक होते हैं। ABC सही है या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको बतानी है। बताओ, देखिए जो अंशधारी होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखो अंशधारी की अपन बात करें तो अंशधारी दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं आपके समता अंशधारी और दूसरा होता है आपका पूर्वाधिकार। पूर्वाधिकार अंशधारी, है ना। ये दो तरीके के आपके अंशधारी होते हैं। अब यहां पर आपको पूछा सिर्फ और सिर्फ समता अंशधारी के बारे में पूछा, यानी कुल मिला के आपसे जो इक्विटी शेयर है उसके बारे में पूछा, पूर्वाधिकार अंशों के बारे में नहीं पूछा, है ना। तो देखो इस जो इक्विटी शेयर होते हैं ना ये कंपनी के क्या होते हैं? मेन सदस्य होते हैं, उसके स्वामी माने जाते हैं। जबकि ये होते हैं ना इनके आगे रेट लगी होती है, जैसे 9% प्रेफरेंस शेयर, है ना। तो देखो इनको लाभांश मिलेगा 9%, लेकिन समता अंशधारी होते हैं इनको लाभ में हिस्सा दिया जाता है। तो इस वजह से समता अंशधारी होते हैं वो कंपनी के क्या कहलाएंगे? फटाफट आपको जवाब देना है, क्या कहलाएंगे? कंपनी के स्वामी कहलाएंगे, है ना। क्या कहलाएंगे? कंपनी के स्वामी कहलाएंगे। कौन? समता अंशधारी। ठीक है, तो समता अंशधारी के बारे में बात होगी, ये कंपनी के स्वामी होगी। ठीक है, बढ़े आगे। 2 नंबर पॉइंट की बात करूं मैं, क्या है? अधिकृत पूंजी है ना। जो आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल है वो क्या होती है? अधिकृत पूंजी, है ना।
अधिकृत पूंजी आपकी ऑथोराइज कैपिटल क्या है, आपको बताना है। ए दे रखा है कंपनी द्वारा निर्गमित किया गया अधिकृत पूंजी का भाग, बी है पूंजी की राशि जो प्रस्तावित अंशधारियों द्वारा वास्तव में आवेदित की गई है, सी है अंश पूंजी की यह अधिकतम राशि जो एक कंपनी द्वारा निर्गमन करने के लिए अधिकृत है, अंशधारी द्वारा वास्तविक भुगतान के लिए राशि और केवल, और सी और डी, है ना। तो देखो इसमें पूंजी वो अलग अलग होती है ना। एक तो होती है आपकी अधिकृत पूंजी, है ना, एक होती है आपकी निर्गमित पूंजी, निर्गमित पूंजी, एक होती है आपकी प्रदत्त पूंजी, एक होती है आपकी मांगी गई पूंजी, है ना। ये अलग अलग पूंजी होती है। तो देखो अधिकृत पूंजी क्या होती है, अधिकृत पूंजी वो होती है जो पार्षद सीमा में, जो पार्षद सीमा नियम है, पार्षद सीमा नियमों में उल्लेखित अधिकतम पूंजी जिस सीमा तक एक कंपनी है वो अंशों का निर्गमन कर सकती है, ठीक है, वो अधिकृत पूंजी। निर्गमित पूंजी क्या होती है, अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता में निर्गमित कर दिया जाता है वो आपकी निर्गमित पूंजी होती है। प्रदत्त पूंजी क्या होती है, निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा ले लिया जाता है वो आपकी प्रदत्त यानी पेड अप कैपिटल होती है। और मांगी गई पूंजी, प्रदत्त पूंजी का वह भाग जो जनता से आवेदन, आवंटन, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के अनुसार मांग की जाती है वो आपकी मांगी गई पूंजी के तहत मानी जाती है। क्या है, मांगी गई पूंजी के तहत मानी जाती है। तो ये चार पूंजी अपने को ध्यान में रखनी है। एक आपकी संचित पूंजी भी होती है, संचित पूंजी जो कंपनी के समापन पर ही मांगी जाती है, रिजर्व कैपिटल होती है और कंपनी के समापन पर ही मांगी जाती है, वो आपकी संचित पूंजी होती है। तो यहाँ पे देखो किसके बारे में पूछा, अधिकृत के बारे में पूछा है कि भाई आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या है ना। तो इसके अनुसार देखो ये सी है वो सही है जो मैंने अभी आपको बताया है कि अंश पूंजी की वह अधिकतम राशि जो कि एक कंपनी द्वारा निर्गमन करने के लिए अधिकृत है, यानी जो आपकी अधिकृत है उससे ज्यादा आप अंशों का निर्गमन है वो मार्केट में नहीं कर सकते, यानी ये आपकी मैक्सिमम राशि होगी जिसे आप जनता के पास अंशों के लिए निर्गमित कर सकते हो, है ना। तो पार्षद सीमा नियमों में इस राशि का उल्लेख होता है, बाकायदा स्पष्ट रूप से लिखी जाती है कि भाई इतनी राशि का निर्गमन है वो आप जनता में कर सकते हो, है ना। जो आपका प्रोस्पेक्ट होता है, जो आपका क्रय विवरण होता है उसमें भी इस तरह की जानकारियां हैं वो दी जाती है, ठीक है साथियों, समझ गए मेरी बात। तो ये है आपकी अधिकृत पूंजी जो जनता में अधिकतम सीमा मानी जाती है निर्गमित करने की, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अंश पूंजी की वह अधिकतम राशि जो एक कंपनी द्वारा निर्गमन के लिए अधिकृत की गई है, ठीक है। यहां तक क्लियर है, यहां तक सारी बात क्लियर है ना। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। तो ये आपकी अधिकृत पूंजी का भाग है, माना जाएगा। इसके अलावा निर्गमित है, प्रदत्त है, मांगी गई पूंजी है, संचित पूंजी है, ये भी आपकी जो बैलेंस शीट होती है उसी में शो होती है, लेकिन इनकी कुछ परिस्थितियां होती हैं। जैसे अधिकृत पूंजी है वो बैलेंस शीट में शो तो होगी लेकिन टोटल में शो नहीं होगी, है ना, टोटल में उसे शामिल नहीं करेगी। तो ये है अधिकृत पूंजी। क्लियर है बात। बढ़े आगे, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्या है कि आपकी जो सारणी ए है ना, सारणी ए के अनुसार जो आपकी बकाया मांग है जिसे अपन क्या कहते हैं, कॉल्स इन एरर, कॉल्स इन एरर पर ब्याज का प्रभार किया जाएगा, है ना। जो बकाया मांग है उसमें ब्याज की दर कितनी, 10, 6, 8 और 11 इनमें से कोई नहीं, है ना। तो मैं बता दूं आपको कि जो बकाया मांग है, बकाया मांग पे कितनी परसेंट होगी, 10%। और जो आपकी अग्रिम होगी, अग्रिम कोई चुका देता है ना, तो उस पे होगी 12%। तो ये दो दर अपने को ध्यान में रखनी है, कितनी प्रतिशत, 10% और 12%। इसके अलावा जब अंशों का निर्गमन करते हैं तो आवेदन राशि का
है ना, आवेदन राशि का 5% से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना, 5% से अधिक नहीं होना चाहिए जब अपन मांग करते हैं। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपकी बकाया मांग पर जो ब्याज की दर कितने रहने वाली है, 10%। तो यहाँ पर है आपका ए है वो सही आंसर हो जाएगा कि सारणी ए के अनुसार आपकी जो बकाया मांग है उस पर ब्याज की दर कितनी होगी, 10% है वो ब्याज की दर होगी। ठीक है साथियों, ओके है, बढ़े आगे देखते हैं। आगे देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि संचालकों द्वारा वास्तव में मांगी गई राशि से पूर्व असधारियों से प्राप्त अग्रिम राशि को कहते हैं, है ना। अग्रिम राशि को क्या कहेंगे या कौन से पक्ष में दर्शाया जाएगा, तो अग्रिम मांग खाते के दाम पक्ष में, अग्रिम मांग खाते के जमा पक्ष में, मांग खाते के दाम ए और सी और इनमें से कोई नहीं, है ना। तो देखो संचालकों द्वारा वास्तव में मांगी गई राशि से पूर्व कि भाई अपन क्या करते हैं, प्रोसेस होती है ना। पहले होता है आपका आवेदन, फिर होता है आपका आवंटन, है ना, फिर प्रथम मांग, फिर द्वितीय मांग, ये मांग होती है ना। अब देखो आवेदन चुका दिया और आवंटन चुका दिया, है ना। अब अपन ने क्या की कि भाई आवंटन की मांग की तो उसी समय वो बंदा फर्स्ट कॉल चुका देता है और सेकंड कॉल चुका देता है ना। एक तरीके से उसने क्या कर दिया, अग्रिम, है ना, अग्रिम चुका दिया। अब मैंने आपको बताया था कि कोई बंदा अग्रिम मांग चुका देता है तो उसे कंपनी 12% है वो ब्याज का भुगतान तो करेगी, है ना, ब्याज का भुगतान तो करेगी। लेकिन जब अग्रिम मांग राशि प्राप्त करेंगे तो एंट्री क्या होगी, क्योंकि पैसे प्राप्त हो गए तो बैंक अकाउंट डीआर टू कॉल्स इन एडवांस, ये इसकी प्रविष्टि होगी, है ना। जब अग्रिम मांग राशि अपन प्राप्त करेंगे तो इसकी प्रविष्टि क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डीआर टू कॉल्स इन एडवांस, है ना। तो ये क्या कह रहा है कि अंशधारियों से प्राप्त अग्रिम राशि को, है ना, अग्रिम राशि को क्या करेंगे, अग्रिम मांग खाते के जमा पक्ष में दर्शाएंगे। अपन ने दर्शा दिया बैंक अकाउंट डीआर टू कॉल्स इन एडवांस, तो इसमें जमा पक्ष में हो गया ना कॉल्स इन एडवांस। तो इसका आंसर क्या होगा कि अग्रिम मांग खाते के जमा पक्ष में दर्शाया जाएगा। ठीक है, अग्रिम मांग खाते के जमा पक्ष में। और अगर इसमें ब्याज है तो 12% से इनको ब्याज भी भुगतान करना पड़ेगा और वो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री होगी अग्रिम पर 12% ब्याज चुकाने की। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर टू बैंक, ये 12% की दर से अपने को भुगतान करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना कि भाई मांगी गई राशि से पूर्व, क्योंकि जब मांग करते नहीं है और उससे पहले भुगतान कर दिया जाता है तो ऐसी कंडीशन में जो अंशधारी है वो क्या एंट्री करेंगे, कॉल्स इन बैंक अकाउंट डीआर टू कॉल्स इन एडवांस, और फिर ब्याज चुकाएंगे तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर टू बैंक। ठीक है साथियों, ओके है, 4 नंबर एकदम क्लियर है। तो ये अग्रिम मांग से रिलेटेड है। बढ़े आगे देखते हैं 5 नंबर। 5 क्या है, अंशों का हरण किया जा सकता है ना। अंशों का हरण कब किया जाएगा, मांग राशि का भुगतान न करने पर, सभा में उपस्थित न होने पर, बैंक ऋण से भुगतान की असंबद्धता होने पर, प्रतिभूति के रूप में बंधक होने पर, या सभी के द्वारा, है ना। अंशों का हरण है वो मैंने आपको बताया था 2 तरीके से होता है। एक तो अपन ने अगर सब मूल्य पे निर्गमन किया तो, है ना, सब मूल्य पे निर्गमन किया है तो मैंने आपको बताया था एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर और टू अलॉटमेंट बाकी है तो टू शेयर अलॉटमेंट
अकाउंट, अगर कॉल्स भी बकाया है तो कॉल्स अकाउंट और टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ये तो कब है, सब मूल्य पे। और दूसरी मैंने आपको बताई थी कैसी कंडीशन होती है, प्रीमियम पर निर्गमन। प्रीमियम पे निर्गमन है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, है ना। प्रीमियम पे अलॉटमेंट पे ड्यू था और अपन ने अलॉटमेंट भी नहीं चुकाया, इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं चुकाया है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कॉल्स अकाउंट, कॉल्स फर्स्ट और सेकंड दोनों कॉल्स हो जाएगी, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, है ना। ये अपन की एंट्री होती है अगर अपन ने अंशों का हरण किया है और उन अंशों को सममूल्य पे निर्गमन किया था तो ये प्रविष्टि होगी, है ना। और अगर प्रीमियम पे अपन ने निर्गमन किया है और उन अंशों का हरण किया है और अलॉटमेंट बकाया है तो ये प्रविष्टि होगी, है ना। लेकिन अपने को यह पूछा है कि अंशों का हरण किया जा सकता है, तो मैंने बताया था कि कोई भी ऐसा अंशधारी जो मांग राशि ड्यू होगी और उसका वो समय पे भुगतान नहीं करता है तो कंपनी के पास ये अधिकार होता है कि वो उन अंशों को जब्त कर सकती है, उन अंशों का हरण कर सकती है, उन अंशों पर प्राप्त राशि को वो जब्त कर सकती है, ऐसा उसके पास अधिकार होता है। तो यहाँ पर जो आंसर क्या बैठने वाला है कि भाई मांग राशि का भुगतान कोई नहीं करता है, मांग राशि का भुगतान न करने पर अंशों का हरण है वो किया जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी अंशधारी अगर यथा समय मांग राशि का भुगतान नहीं करता है तो कंपनी के पास ये अधिकार है कि वो उन अंशों को जब्त कर सकती है, ठीक है। तो मांग राशि का भुगतान नहीं करने पर, ओके बात है। बढ़े आगे, आगे 6 नंबर क्या कह रहा है, हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन का जो लाभ होता है उसको कौन से खाते में ट्रांसफर करेंगे, सामान्य आरक्षित में यानी जनरल रिजर्व में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में, आपका रेवेन्यू रिजर्व में, या किसी में भी से नहीं, है ना। तो मैंने बताया था कि भाई अंशों का हरण करने के बाद, है ना, पुनर्निर्गमन करते हैं, क्या करते हैं, पुनर्निर्गमन करते हैं। तो पहली प्रविष्टि तो होती है आपकी बैंक अकाउंट डीआर, अगर बट्टे पे है तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डीआर, और टू क्या होगी, शेयर कैपिटल, जो भी शेयर होगा उसका नाम आ जाएगा शेयर कैपिटल, ठीक है। एक प्रविष्टि तो हो जाएगी। फिर ये शेयर फॉरफिटेड की राशि को क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, तो एंट्री होगी, क्योंकि ये प्रॉफिट बचेगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, क्या हो जाएगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व। ये क्या होगा, ये प्रॉफिट होगा, है ना, ये प्रॉफिट होगा। और इस प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल रिजर्व में। तो यहां पर है हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पर जो लाभ होता है उसे कहां करेंगे, कहां करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो सी है वो सही आंसर होगा, पूंजी रिजर्व है ना, कैपिटल रिजर्व है उसमें उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो हरण किए गए अंशों पर जो लाभ होता है या हरण किए गए अंशों के जो बट्टे की राशि है उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है साथियों, समझ गए मेरी बात। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, ये पुनर्निर्गमन की प्रविष्टियां है ना, जो अंश है जिनका हरण किया गया है उनका भी अपन सममूल्य पर और बट्टे पर निर्गमन कर सकते हैं।
लेकिन जो बट्टे पे निर्गमन करेंगे ना उसे अंश हरण खाते में डेबिट किया जाएगा, ये ध्यान रखना, डेबिट करेंगे, है ना। वहां पर बट्टा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, जैसे मैं ये आपको लिख रखा हूं, है ना। अगर जैसे मान 10 रुपए पे निर्गमन कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट या टू शेयर कैपिटल हो जाएगी, लेकिन 10 रुपए का है उसे 8 रुपए पे निर्गमन कर रहे हैं तो 8 रुपए तो बैंक से होंगे और 2 रुपए शेयर फॉरफिटेड होंगे जो डिस्काउंट के। ठीक है साथियों, ओके, बढ़े आगे देखते हैं। आगे क्या है, अंश हरण खाते का शेष तुलन पत्र में निम्न मध्य के अंतर्गत दर्शाया जाता है ना। चालू दायित्व, आरक्षित अधिशेष, अंश पूंजी, सुरक्षित असुरक्षित ऋण किसी मद के अंतर्गत नहीं, है ना। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब एक कंपनी अंशों का हरण करने के बाद उन अंशों का पुनर्निर्गमन नहीं करती है तो उस कंडीशन में जो आपके शेयर फॉरफिटेड की अमाउंट है उसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटी जो शीर्षक है या भाग है उसका जो उपशीर्षक दिया हुआ मिलेगा आपको, क्या, शेयर होल्डर फंड। उस शेयर होल्डर फंड में आपको अमाउंट मिलेगी कैपिटल, है ना। जो भी कैपिटल होगी वो आपकी इक्विटी कैपिटल भी हो सकती है और प्रेफरेंस भी हो सकती है ना। लेकिन अपने को ध्यान क्या रखना, जो इक्विटी होगी ना उसमें इस राशि को ऐड करना पड़ेगा, है ना। इक्विटी होगी ना उसमें इस यानी हरण किए गए खाते का जो शेष है वो आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इक्विटी एंड लायबिलिटीज जो भाग है उसमें एक शेयर होल्डर फंड मिलेगा और शेयर होल्डर फंड में आपको कैपिटल मिलेगी दो, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल, एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो जो इक्विटी शेयर कैपिटल होगा उसमें अंश हरण खाते की राशि है वो ऐड करके आपको दिखानी है जब तक अंशों का पुनर्निर्गमन नहीं कर दिया जाता। और पुनर्निर्गमन कर देते हैं तो पुनर्निर्गमन के बाद जो प्रॉफिट होता है उसको अपने को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है और अगर शेयर फॉरफिटेड का शेष बचता है तो उसे भी अपने को कैपिटल में ऐड करके दिखाना है। ठीक है साथियों, समझे मेरी बात। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही कम, लेकिन अपने आप को चेक करने का एक शानदार और सुनहरा मौका, है ना। आप अपने आप को यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो कि अभी तक जो कंपनी में आपने जो चीजें पढ़ी क्या वो आपको सही तरीके से याद है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई जो निजी कंपनी है उसकी क्या स्थिति होती है, सदस्य संख्या कितनी होती है, ये मैंने बताया था कि 2 और 2 होते हैं, सार्वजनिक में 7 और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। साथ में सार्वजनिक कंपनी है वो अपने अंशों का स्थानांतरण कर सकती है, लेकिन निजी कंपनी है वो अपने अंशों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगाती है। ये बात भी अपनी भी हुई थी। साथ में एक मैंने ओपीसी कंपनी के बारे में बताया था आपको, है ना, 1 पर्सन कंपनी, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी है वो पूरी की पूरी रखनी है कंप्लीट, क्योंकि पिछली जो सेशन है उसमें हमारी डिटेल से चर्चा हो चुकी है। जिन साथियों ने उन सेशन को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है उन तमाम सेशनों के जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाएं और उन लिंक के माध्यम से आप उन क्लासेज को ज्वाइन करें। साथ में हमने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक प्ले लिस्ट भी बना रखी है जहां आप अभी तक अकाउंटेंसी के जितने भी जो टॉपिक या जितने भी जो क्लासेज हो चुके हैं उन सब के जो सेशन है वो वहां पर स्कूल लेक्चरर के नाम से जो प्ले लिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगी। वहां जाएं और उनको देखें, समझें और उनके हैंड्स नोट आप तैयार करें। ये काम करोगे तो निश्चित रूप से आपका काम है वो आसान भी होगा और पढ़ने में भी आपको सुविधा होगी। क्यों? क्योंकि बार बार मैं ये नहीं कहता कि भाई बार बार आप क्लास देखो, नहीं, एक बार आपने नोट कर ली फिर उसका रिवीजन करते हुए चलो। जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतने ही ज्यादा आप परफेक्ट होते जाओगे। ठीक है साथियों, तो ये था एक शानदार सा और छोटा सा सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। निश्चित रूप से आज का सेशन है वो आपके लिए फायदेमंद होगा, ऐसी मैं आशा और विश्वास रखता हूँ। अगर ऐसा आपको भी लगता है तो आज के सेशन को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में सेशन को अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़े। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।